हम जब भी कोई नई एप्लीकेशन से नई चीज लेते हैं, जैसे हमने सेल फोन ही लेते हैं, सबसे पहले उसका सेटिंग चेंज करते हैं, उसका वॉलपेपर, उसका बाकी चीजें हम चेंज करते हैं, ताकि उसमें आगे की चीजें जो है हमें आगे काम करते समय दिक्कत ना हो, सही तरीके से काम कर सकें। उसी तरीके से जब हमने एक्सेल लिया है, तो एक्सेल में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबली सेट करके दिया है, लेकिन हमें उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है। तो होम मेनू के अंदर चीजें होती है, क्योंकि बाकी चीजें जो है न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह तो हमने चीजें देखी ही हैं, ये तो पता ही है आपको। हम सीधे एक्सेल ऑप्शन के ऊपर आते हैं। एक्सेल ऑप्शन में हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सेटिंग है, अगर थोड़ा भी आपने छेड़छाड़ किया तो फिर इंस्टॉल करना पड़ जाएगा वापस एक्सेल को। इससे जो चीज हमें आती है, जो समझ में आती है, उसी चीज को पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे अनेबल लाइव प्रीव्यू। शायद आप लोग 2003 अगर यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि 2003 के अंदर में जब हम कलर अप्लाई करते थे तब पता चलता था कलर कैसा दिखेगा। ठीक है ना। लेकिन 2007 में हम अप्लाई कर्सर रख के सामने रख सकते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है, सेम कलर मैच करना होता है। जैसे एक कलर यहाँ पे डला हुआ है, मान लो कि एक कलर हमने डाला और सेम एक कलर भी हमको यहाँ भी डालना है, तो यहाँ पे मुझे एक एक करके अप्लाई करना पड़ता है, एक अंदाजन दिखना पड़ता है। अगर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है आपकी, तो एक एक करके अप्लाई करके आप देखना पड़ेगा आपको। तो लाइव रिव्यू ये दिखाता है आपको। ठीक है। अगर किसी ने आपके सिस्टम से ये चीजें हटा दी है, जबकि ऑप्शन पे हो सकता है बाय डिफॉल्ट कोई वर्जन आपने लिया है जिसमें अनेबल डिसेबल है, ऐसे तो अनेबल होता है, लेकिन कभी कभी कोई डिसेबल कर देता है, चाहे आपसे ही हो जाता है या फिर कोई ऐसे वर्जन थे जिसमें डिसेबल होके आता है, तो आप यहां से इसको अनेबल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सेल डेवलपर बार। आप अपने सिस्टम में देखोगे तो आपको डेवलपर बार नहीं दिखेगा, आपको होम से लेके व्यू तक ही दिखेगा। अगर आपको डेवलपर टैब लाना हो तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आपको यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन द रिबन पे क्लिक करना होगा, बाय डिफॉल्ट अनक्लिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन उठता है कि हम डेवलपर टैब क्यों लाएंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया है तो हमें क्या जरूरत रखने की। बेसिकली आपका लेवल 4 और 5 इसी पे डिपेंड करती है। इसमें वीबीए प्रोग्रामिंग है और साथ में बटन्स वगैरह यूज करने के लिए है कि किस तरीके से आप बटन्स वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्या अगर एक्सेल में आपको कॉम्बो बॉक्स या कोई ऐसा बॉक्स चाहिए तो आपको डेवलपर चलाओगे, तो यहां से इसको ला सकते हो। तो इसको लाने के लिए क्या करोगे, एक्सेल ऑप्शन में शो लेवलर टाइप इन द रिबन। लेकिन अगर आप एक्सेल 2013 या 10 यूज कर रहे हो तो आपको उस लोकेशन पे नहीं मिलेगा। मतलब एक तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएगी, ये फाइल, यहाँ पे आपको ऑफिस बटन था, यहाँ पे फाइल बन गया, और इसमें ऑप्शंस सबसे लास्ट में था, इंटरफेस चेंज हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, अनेबल लाइव व्यू तो दिख रहा है लेकिन नीचे वो चीज नहीं है, नहीं है ना। इसके लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कस्टमाइज रिबन के ऊपर डेवलपर। ठीक है। तो 2010 में और 13 में आपको कहां मिलेगा, कस्टमाइज रिबन में। याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ती है जब आप यूज करोगे ना, जब मेरी क्लास करने के बाद जब एमआईज पे जाओगे तो आपको डेवलपर टैब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर दिन में कम से कम एक या दो मैक्रो तो जरूर बनाओगे आप। तो बिना डेवलपर टैब के मैक्रो हैंडलिंग कैसे करोगे, तो उस केस में इसकी चाहिए होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी ऑप्शन के बारे में जानना होता है तो मैं इस पर कर्सर रख के इसके बारे में जान सकता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे स्क्रीन टिप्स, इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप्स, मुझे स्क्रीन टिप्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, दो रीजन हो सकती है। पहले रीजन, आप किसी का टेस्ट ले रहे हो, किसी का इंटरव्यू करा रहे हो, आप नहीं चाहते हो कोई सिलेक्ट करके तुक्का मार दे। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं किसी इंटरव्यू लेता था तो सब इस चीज को हटा देता था ताकि कोई तुक्का ना मारे। ठीक है। दूसरा, कि कभी कभी स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट पता है क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन। क्यों लेते हो आप, क्यों, क्या क्या सिचुएशन बनता है, आप शेयर कीजिए टीम के साथ। हम्म।
तो मुझे अपने सीनियर पे किसी आईटी के बंदे को मेक करना है या दिखाना है, तो स्क्रीनशॉट लेके वो तो सॉफ्टवेयर की बात होगी ना, इसकी एक्सेल पे क्यों स्क्रीन शॉट लोगे? वो तो पता ही है कि अगर कोई, जैसे हम लोग भी करते थे, क्योंकि वेबसाइट टेस्टिंग का काम मेरा था, तो वेबसाइट कोई ऑप्शन, कोई फंक्शन, कोई फीचर्स काम नहीं करता है, एरर आता है, तो हमें उस एरर के बारे में बताना होता है आईटी टीम को, टेक टीम को, ताकि वो समझती है ऐसा जिस तरह का एरर आया है। क्योंकि आप बोलते भाई पेज नहीं चल रहा है, तो दो कारण हो सकता है, भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है, या कनेक्शन टूट गया है, या ये पाथ गड़बड़ है, तो खामखा उसमें बीच में वो चक्कर काटेगी। तो वो एक्चुअल पता चल जाएगा, भाई इस तरह के पेज आ रहा है, तो समझ जाएगी अच्छा एरर, तो एरर कोड आते हैं, तो एरर कोड से पता चलता है कि एरर कोड है, तो इस टाइप की है प्रॉब्लम। तो सॉफ्टवेयर पे अलग होता है। एक्सेल पे हम, जैसे मैं यूज करता था, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। हमें कोई डेटा भेजता था, मान लो कि 1 लाख का डेटा आपके पास भेजा, उसमें 2-3 डेटा गलत है, शायद एक डेटा गलत है, कैसे इंटीमेट करोगे भैया ये फलाना डेटा गलत है, और ढूंढते मर जाएगा कि फलाना डेटा है पे यहाँ पे। अच्छा, इस एम्प्लॉय कोड का गलत है नाम, मर जाएगा ढूंढ के, तो सर्च मारेगा एम्प्लॉय कोड मिलेगा, फिर नाम जाएगा, फिर सोचेगा यार यही गलती है, कोई और कंफ्यूज होकर फिर आपसे कंफर्म करेगा, अच्छा यही गलती है। उससे अच्छा नहीं है कि जहां पे गलती है वहां पे मैं कर्सर रखूं, है, और उसको हाईलाइट कर दूं, फिर स्क्रीन शॉट लेके पेंट पे जाऊं, और पेंट पे बोल दूं कि भैया इस कॉलन और इस रो पे गलत है, तो बिना पेन भी ले आने की जरूरत नहीं है, अगर कर्सर यहाँ पे स्क्रीनशॉट आया तो समझ जाएगा। जैसे इस स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं इसकी, ले लिया। अब बंदा समझ जाएगा कि यहाँ पे 18 नंबर रो यहाँ से G18 में गड़बड़ है, और सीधे G18 पे जाएगा वो। तो मैं ऐसे यूज करता था इसका। तो मेरे पास डेटा हर जगह से आता था, कोलेट करते समय डेटा को चेक करना होता था, गलत होते साथ मैं सेम स्क्रीनशॉट लेता था और भेज देता था। वो मैं इसको हाईलाइट कर देता था, भैया इसको देखना, ठीक है। वो समझ जाता था कि भैया G18 में प्रॉब्लम है, लिख भी देता था कुछ ये भाई प्रॉब्लम है, तो जल्दी समझ जाता था। क्योंकि हमें पता है कि हम ग्राफिक्स को जल्दी समझते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर है, इसलिए हमारी प्राचीन लिपि ग्राफिक लिपि हुआ करती थी, पिक्चर्स लिपि होती थी, ठीक है। चिड़िया लिखने की जगह चिड़िया का पिक्चर बना देते थे, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह से हटाना हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता था, ये तो कहानी हो गई कि भैया स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी स्क्रीनशॉट लेते से कर्सर यहाँ पे चला गया जल्दीबाजी में, स्क्रीनशॉट आपने दबा दिया, तो फिर छुप गया, छुप गया ना। अगर दिन भर में ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट टेस्टिंग टीम में काम करो, जहां पे आपको टेस्ट लेना है सिर्फ, रिपोर्ट ऑटोमेशन का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें एक टेस्टिंग टीम होती है, जिनका काम होता है कोई भी अगर रिपोर्ट बनता है, ऑटोमेशन बनता है, तो उसकी सॉफ्टवेयर की जांच होती है, उसकी सॉफ्टवेयर की जांच होती है। एक मिनट, आगे और जाता है। सही है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्रीनशॉट को हटाते हैं, तो कहां से हटाएंगे, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। एक चीज और है, आप एक्सेल 2007 का देख रहे हो, कलर ब्लू है, ब्लू के जगह पे आप 3 कलर रख सकते हो, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू। मैं ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो जाएगा। इसका यूज कहां करोगे, हो सकता है कि आंखों में चुभन हो या कुछ ऐसी हो, या फिर कलर आपकी मॉनिटर में प्रॉब्लम हो, स्क्रीन रेजुलेशन में दिख ना रहा हो, होता है ना, रेजुलेशन खराब हो जाती है, तो कोई कलर कोई और कलर देता है, ब्लू रेड दिखता है, रेड पिंक दिखता है,
तो एक्सेल ऑप्शन में हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज आ गई। तीसरी आता है एडिट कस्टम लिस्ट। आप लोग जैन फैब लिखते हो और ड्रैग कर देते हो, अपने आप आ जाता है। संडे मंडे सेम लिखते हो, ड्रैग कर देते हो। अब मैं यहां पे एक लिखता हूं पुनीत, ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं हुआ। बेसिकली इस तरह का लिस्ट आप खुद की क्रिएट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है? मान लो कि आपको अटेंडेंस बनाना पड़ता है, या रोस्टर बनाना पड़ता है, या फिर टीम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी पड़ती है, या फिर आपको सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट, सिटी का लिस्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए होता है, अपने क्लाइंट्स के लिस्ट चाहिए होते हैं, या एरिया जोन के लिस्ट चाहिए होता है। तो हर बार आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जगह से। मान लीजिए वहां पे गलत हुआ तो यहाँ भी आप गलत पेस्ट हो जाओगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब से मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था। क्या हुआ ना कि हमने एक बार मेल किया, एक बार रिपोर्ट बनाई थी, उसमें क्या था कि दो बंदों का नाम हटा देना था, उन्हें दिखाना चाहते थे सीनियर मैनेजर को, मैंने हटा दिया। फिर अगले दिन मैं भूल गया, क्योंकि मेरी आदत थी सेव एज की रिपोर्ट बनाने की, मैंने उसी को सेव एज की रिपोर्ट बना दिया, उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब वो कॉपी पेस्ट रूटीन चलता गया। पता चला 1.5 महीने बाद, जब ऑडिट बदने किसी ने देखा, अरे इसमें मेरा नाम नहीं है। फिर फोन किया, नाम नहीं है। फिर मैंने चेकआउट किया, पूरा पूरा रिपोर्ट चेक, एक एक करके चेक किया, भाई कब कहां तक नाम नहीं है। पता चला 1.5 महीने तक। फिर फोन किया, अब याद है तुम्हें कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है, 1.5 महीने से नाम नहीं जा रहा है, अब तुम्हें याद है कि नाम लिस्ट नहीं है, इसी मतलब कि तुम्हें रिपोर्ट को चेक ही नहीं करते हो। मैंने उल्टी उल्टे उल्टे गलती मेरी थी, अब मैं चल गया उल्टे ऊपर। जब रिपोर्ट चेक नहीं करते तो खाए खामा क्यों बनवाते हो, खा मेल आईडी में नाम लगवाते हो, इतना मैन पावर बाकी चीजें बेस्ट करते हो, नेटवर्क बेस्ट करते हो, बहुत चीजें समझाया मैंने उसको। तब से मैंने सीखा यार ऐसी गलती हो सकती थी। तो मैंने क्या किया, लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक बंदे किसी भी टीम के अंदर का नाम लिख के ड्रैग करूंगा, सारे बंदों का नाम आ जाएगा। तो कहां से बनाया था मैंने? कस्टम लिस्ट से। एडिट कस्टम लिस्ट, इसमें न्यू पे क्लिक किया और यहां पे जितने भी लिस्ट चाहिए वो सारे लिस्ट यहां पे हमने टाइप कर दिया। जैसे नाम का लिस्ट है ना, मुझे चाहिए, मतलब मैं सिटी का लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे टाइप किया न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली, पुणे, जयपुर, इंदौर, कानपुर, ऐसे डालते जाओ जो भी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं कोई भी लिख दिया, नोएडा लिख दिया और ड्रैग करूंगा, बाकी सारे टीम का लिस्ट मेरे पास हाजिर हो जाएगा। लेकिन ये तो चलो 3 4 5 हो तो आप लिख लोगे, 3 4 500 हुआ तो 500 तक तो नहीं जाएगा, 255 तक की लिमिट है। 100 हुआ तो 100 टाइप करना बड़ी मुश्किल है ना। 100 आपको कहीं ना कहीं टाइप किया हुआ होगा एक्सेल पे, आप सिलेक्ट करके इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहां से सिलेक्ट कीजिए एंड इंपोर्ट, 255 तक के एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कोई मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हो। और इसका यूज सिर्फ लिस्ट बनाने में नहीं होता, शॉर्टिंग में भी होता है, डेटा शॉर्ट करने में। आपको एक डेटा को मंथ बाई शॉर्ट करना है, तो क्या होता है, आप लोग शॉर्टिंग में A to Z लेते हो। A to Z करोगे तो मंथ में क्या होगा, अप्रैल पहले आएगा, फिर अगस्त आएगा, जैन तो नहीं आएगा ना। तो इसमें कस्टम लिस्ट सिलेक्ट कर लोगे आप। क्या आपको मार्च से चाहिए, मार्च टू अप्रैल चाहिए शॉर्टिंग, फाइनेंशियल ईयर। अगर कस्टम लिस्ट में जैन टू फेब सिलेक्ट करोगे तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपने एक नई लिस्ट क्रिएट कर दो, अप्रैल से मार्च। या फिर एक लिस्ट है, सिटी का लिस्ट है, जिसमें आप मेट्रो सिटी सबसे ऊपर चाहते हो, जो दिल्ली चेन्नई मुंबई पुणे, दिल्ली चेन्नई मुंबई एंड कोलकाता, ऊपर आ जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पे इसका हम यूज कर लेते हैं, शॉर्टिंग में यूज कर लेते हैं और इसमें यूज कर लेते हैं। सीक्वेंस बना होता है कि अगर मान लो कि आपने सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से एंट्री किया है वो टाइप उसी सीक्वेंस से ड्रैग भी होगा। ऐसे कहीं होगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, सीक्वेंस बना रहेगा आपका। शॉर्टिंग में इसका यूज सीक्वेंस का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ना कि आप सॉर्ट करना चाहते हो किसी बंदे का, आपके टीम लिस्ट को,
तो अगर ए टू जेड करोगे तो ए टू जेड के हिसाब से होगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, पहले मैनेजर आया, फिर सीनियर मैनेजर आया, फिर मैनेजर आया, फिर टीएल आया, इस तरह से आया। इस तरह की आप एंट्री कर रखी है, डेटा सॉर्ट करोगे उसी अरेंजमेंट सीक्वेंस में सॉर्ट होगा। तो इस तरह का फायदा मिल सकता है आपको। कस्टम लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब एक चीज गौर कर लीजिए कि जब हमें इस तरह की एप्लीकेशन, इस तरह की जो सेटिंग्स को चेंज करते हैं, तो इस किसी एक पार्टिकुलर फाइल में, बुक 1 में से चेंज नहीं हो रहा है, ओवरऑल एप्लीकेशन चेंज हो रहा है। जब भी कोई नया पुराना फाइल हम खोलेंगे, सब में चीजें इफेक्टिव होगी। ठीक है। और मेरे सिर्फ इसी पीसी में होगा, किसी और पीसी में नहीं होगा। ठीक है। होता है कि मैंने चेंज किया, इस फाइल को भेजा, वहां भी कर यार ये फाइल में तो वहां कर लिया था, क्यों नहीं हुआ। वो तो ऐसे करते हैं ना कि मेरा अगर इस फाइल में हो रहा है, तो मेरे कोई फाइल किसी को भेजा तो वहां पे क्यों नहीं हो रहा है। कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इस फाइल का पार्ट नहीं है। उसको लगता है ये फाइल का पार्ट है, ये फाइल का पार्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन का पार्ट है। ठीक है। दूसरा, यहां पे ऑप्शन आता है कि वेन दे क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, जब भी आप कंट्रोल एन करके नया वर्कबुक चाहते हो, तो क्या क्या फॉन्ट कौन होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, व्यू क्या होना चाहिए, और कितने शीट मिलने चाहिए। बाय डिफॉल्ट 3 शीट मिलती है। यहां से अपना चेंज कर सकते हो कि जिसमें 5 का रखा है, मुझे जब ये नया फाइल इंसर्ट होगी तो मुझे 5 शीट मिलेंगे। ठीक है। विदाउट क्लियर। तो यहां से चीजें चेंज कर सकते हो आप। फिर जैसे मैं कल बताया था प्रॉपर्टीज की मेंटेन करने का, कि इस फाइल को किसने बनाया है, तो सुजीत कुमार ने बनाया। इस फाइल को किसने बनाया है, तो इस फाइल का नाम ही नहीं है, किसने बनाया है, ब्लैंक है पूरा। मैम सुजीत बोल रहा हूँ, एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। वो क्लास के लिए आपने बताया नहीं। 8 to 9 में, 8 to 9 में आपका वेट कर रहा था कल भी, आज ही मैं फोन किया 2 बार। ठीक, बता दीजिए, बना फिर 8 to 9 का बैच आपको नहीं मिलेगा, वो आगे निकल जाएगा फिर बैच। अब दूसरा आप टाइमिंग नहीं मिलेगी, टाइमिंग कोई और मिल सकती है आप। हम्म, ठीक है। बार बार नेट जा और आ क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पंगा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि कोई पता चले कि फाइल किसने बनाया है, जैसे इसको इसने बनाया है, किसी सतेंद्र गुप्ता ने बनाया है, तो उसके लिए हम ऑथर को यहाँ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे ऑथर नेम आता है, आपके लॉगिन आईडी का नेम आता है। आप चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो। आपका लॉगिन आईडी आप ही के नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नाम से नहीं है या आपका पूरा नाम नहीं, तो यहाँ पे आप चीजें डाल सकते हो। ठीक है। या फिर कोई आईटी के टेक्निकल नेम है, जैसे कि यूजर 1 या फिर एजेंट 1, इस तरह का होता है ना, तो उसके जगह पर एजेंट 1 लिखा हुआ आएगा, तो अच्छा है कि आप अपना नाम लिख दो, ताकि पता चले कि फाइल आपने क्रिएट किया है ना। ठीक है। फिर बारी आती है फॉर्मूला की। फॉर्मूला सबसे पहला R1C1 रेफरेंस स्टाइल, मतलब कि अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अभी आपका यहाँ पे ABCD आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 आता है। अगर मैं यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक करके ओके करूं, तो ABCD क्या बन जाएगा, 1 2 3। और जो हम A1 सिलेक्ट करते थे ना, यहाँ R1C1 हो गया। फॉर्मूला भी कुछ अलग तरीके से लगता है। R-2 मतलब 2 रो ऊपर गया है, C-3 मतलब 3 कॉलम पीछे आया। माइनस ऊपर और पीछे होता है, प्लस आगे और नीचे होता है। अब इसका यूज कहां करोगे, इसका यूज हम लोग करते हैं ऑफसेट फॉर्मूले के अंदर।
हेल्प के लिए, रेफरेंस लेने के लिए। ऑफसेट वीवीएम मैक्रो में भी ऑफसेट कमांड है, उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कर्सर की जैसे करना पड़ता है कि मुझे, मैं कर्सर यहाँ पे, अब मुझे पता नहीं, हाँ यहाँ जाना है, तो कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा जिसे कर्सर लेके जाएगा, बहुत 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 अच्छी चीज होती है वहां पे। जब हमें एड्रेस, सेल का एड्रेस पता नहीं होता है और कर्सर में मूवमेंट करके डाटा कॉपी करना होता है, तो इसका काफी हेल्प मिलता है, तो इसका यूज किया था। दूसरा एक चीज और यूज किया था, मैं एक सीए फॉर्म में था, उसे एक कोई डेटा को प्रिंट, कोई एक प्रिंट करना था, मतलब कि एक बहुत डेटा, एक रिपोर्ट को प्रिंट करना था। रिपोर्ट की हेडिंग थी तकरीबन 400 कॉलम के आसपास, 400 कॉलम था रिपोर्ट की हेडिंग, और एक फाइल नहीं थे, वैसे 15-20 फाइल थे। अब उसका सीए फॉर्म में लगा, भैया कुछ करो, मुझे चाहिए प्रिंट आउट, किसी तरह से मुझे प्रिंट आउट निकाल के दो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करना था उसे। अब पूरा एक ही चाहिए उसको, अलग अलग में कैसे देखेगा वो। अब एक पेज पे 400 हेडिंग आ सकता है, A4 साइज पे मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेज लेआउट में गया और मैंने इसको हेडिंग को प्रिंट में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि जब प्रिंट हुआ तो हेडिंग भी प्रिंट में आया, ठीक है। इससे हम सीक्वेंस बना दिए, 4 के पास 5, 6 और एक के नीचे सीक्वेंस से बड़ी चतुराई से चपकाते चले गए, कटिंग करके चपकाते चले गए गम से, ठीक है। और जब गम में चपक गया, फिर हम ले गए जहां पे मैप में फोटोकॉपी होता है, उसकी फोटोकॉपी डाले, बन गया। अब लोग सर ये नंबर डालने की क्या जरूरत था, R1 से रेफरेंस साइज, हम इसके अलावा भी तो हमारा ABCD भी तो प्रिंट हो सकता था ना। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है ABCD के बारे में, और एक फाइल नहीं थी, 15-20 फाइल थी, और अकेले मुझसे होता नहीं, मैं किसी से हेल्प लेता, मैं प्यून को देता, या फिर जो लड़कियां बैठी थी कॉल सेंटर्स की उसको देता, और उनको तो एक्सेल आता नहीं है। अब ABCD तक तो चलते, जेड तक तो चलते, जेड के बाद क्या आता, ए AB AC, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत गलत पर चपका सकते थे, लेकिन नंबर्स में तो नहीं धोखा खाते हो, पता है कि 100 के बाद 101 ही आएगा, समझ गए। इसलिए मैं किया था, इसका मैं एक यूज किया था। तो आप भी इस तरह का कोई यूज आपको दिमाग में लगे तो चल सकते हो। मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा एक्सेल में एक साइंटिस्ट की तरह, क्या हो सकता है। उस समय मेरे दिमाग में आया, और एक आया, बड़े रिसर्च करने के बाद आया। मेरा एक एक कमांड में सीखने में मैंने घंटों दिनों हफ्ता लगाया, जो मैं आपको बता रहा हूं। उसका सही यूज किस तरीके से हुआ, जिससे एक बेनिफिट मुझे मिला, एक काम मैंने किया, ठीक है ना। तो काफी वक्त लगा मुझे, तो ये बोलता हूँ मैं 6 साल में सीखा चीजें। प्रूफिंग समझ में आ गया, सॉरी फॉर्मूला। फॉर्मूला में एक और यहाँ पे अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। शायद आप लोग कभी गौर किए होंगे कि जब भी आप कोई टेक्स्ट में नंबर लिख देते हैं, मैं सिंगल कोड लगा के आपने नंबर लिख दिया, तो यहाँ पे एक एरर इस तरह का ग्रीन कलर का सिग्नल आ जाता है। जानते हो क्या होता है? बेसिकली ये एरर अलर्ट है, ये बताता है कि आपने नंबर को स्टोर किया है एज ए टेक्स्ट में। कन्वर्ट टू नंबर करोगे तो 0 हट के जाएगा और नॉर्मल डेटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 0 कन्वर्ट टू नंबर ना हो, तो आप यहां से इग्नोर कर सकते हो, तो आपका फिर एरर हट जाएंगे। लेकिन फिर कहीं आप टाइप करोगे तो वापस यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट में इस तरह की एरर दिखती है तो अजीब सा फीलिंग होता है, यार क्या गलती किया है, इस एरर क्यों आ रहा है, क्या गलती की है इसने। क्योंकि आपको तो पता है, लेकिन सामने वाला बंदा एक समय चैंपियन नहीं हुआ, तो वही बोलेगा गलत है भाई, देखिए यहाँ गलत दिखा रहा है। तो उस केस में हम एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में प्रूफिंग में, ऐसे इसमें फॉर्मूले में अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग करेंगे, तो इस फाइल के जितने भी एरर्स होंगे सारे डिसेबल हो जाएंगे। इस फाइल के नहीं, किसी भी फाइल के एरर तो दिखे, किसी भी फाइल पे नया पुराना तो एरर आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। बात आती है प्रूफिंग की। प्रूफिंग में एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, कभी यूज किया है क्या, किसके लिए यूज किया आपने? मत
मतलब ये हुआ ना कि स्पेलिंग तो ऑटो करेक्ट होता ही है, साथ में एक और काम करते हैं, जैसे कि शॉर्ट नेम बनाना, जैसे कि मैं बनाया डीएस, तो डीएस जो है डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। भाई ऐसे सेंटेंस आपको बार बार लिखने पड़ते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बना लो, ठीक है। अगर कभी कभी आपको सिर्फ डीएस प्रिंट करना है तो आपको ये यहां से अनचेक कर दोगे, तो फिर ये जो चीजें जो चलती है रिप्लेसमेंट का वो नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन इसका एक और यूज है हमारे पास। आप लोग अपने फाइल के अंदर में कोई इंटरनेट का पाथ लिखते हो तो क्या होता है, इस पे हाइपरलिंक लग जाता है। तो एक दो बार ठीक ठीक है, लेकिन जब आप डेटाबेस बनाओगे, इस वेबसाइट का डेटाबेस बनाया, ईमेल डेटाबेस बनाया, तो उसमें इस तरह का आएगा तो बड़ी भद्दा लगता है ना। आप सेलेक्ट करके कुछ चेंज करना है आपको तो क्लिक हो जाता है, दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूं जब मैं टाइप करूं तो इस तरह का हाइपरलिंक ना बने, तो उसके लिए भी हम एक्सेल सेटिंग के अंदर में प्रूफिंग पे ऑटो करेक्ट, यहां से इंटरनेट का पाथ को रिप्लेसमेंट को यहां से हटा देंगे। हटाते ही जैसे ओके करूंगा, अब यहाँ पे कोई भी मेल आईडी लिखो या पासवर्ड लिखो, कुछ भी लिखो, तो आपका ये चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ। आप लोग स्पेल चेक करते हो, स्पेलिंग चेक, आपको पता है स्पेलिंग चेक में एक प्रॉब्लम होती है। मैं दो स्पेलिंग लिखता हूं, दोनों में हमारा स्पेलिंग सेम है और गलत, इसको तो बता देगा कि स्पेल प्रॉब्लम है, आई थिंक इस पे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताता? क्योंकि एक्सेल की सेटिंग होती है प्रूफिंग में, इग्नोर वर्ड इन द अपर केस। अपर केस में जितने भी वर्ड है उसको स्पेल चेक से बाहर रखेगा। ये सारे पे एप्लीकेबल होता है, वर्ड पे भी एप्लीकेबल होता है। यहां से अनचेक कर दोगे आप तो फिर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? एक बार अगर एक्सेल में चेंज कर दिया सेटिंग तो वर्ड भी अप्लाई करें। आई थिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। मुझे कभी अपने चेक नहीं किया, आप चेक करके देख लीजिएगा। और एक नोटपैड परचेज कर लो, इन फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। जब पर्ची सीधे जाओगे तो नीचे फेंक जाओगे। निकाल लिया नोटपैड एक परचेज कर लो, 10-15 रुपए की नोटपैड आती है, परचेज क्या रखा हुआ है वो देना। और फिर लेकर आया करो। लास्ट क्लास में उसमें लास्ट लास्ट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोले। लास्ट मतलब पिछली लास्ट में तो हमें समझ आया कि खत्म हो गई, आखिरी क्लास। ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑप्शन में अब आता है सेव का बारी। सेव में एक चीज होता है, जैसे आप कंट्रोल एस करते हो आप लोग, तो आपको यहाँ पे क्या आता है, एक्सेल वर्कबुक आता है, यहाँ पे आपको क्या आता है, माई डॉक्यूमेंट आता है। प्रॉब्लम होती है कि बार आपको फोल्डर चेंज करना पड़ता है। अब जरूरी है कि माई डॉक्यूमेंट फाइल सेव करते हो, किसी डी ड्राइव में, किसी नेटवर्क बार में चेंज करते हो, बार बार करते हो, हमेशा टाइम वेस्ट होता है। साथ में अगर आप एक्सेल वर्कबुक में फाइल सेव करते हो तो आपका डॉट एक्सएलएस एक्स मतलब कि 2007 की फाइल में सेव होता है, ठीक है। अगर आप फाइल किसी को मेल करते हो जिसके पास एक ऑफिस नहीं है, कोई और यूज कर रहा है अल्टरनेट ऑफिस का, या फिर 2003 है, तो उसके बाद ये फाइल ओपन नहीं होगी जब तक कि कन्वर्टर नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये तो जो छोटी मोटी चीज है। दूसरी प्रॉब्लम आती है जिसमें बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं। अगर इस फॉर्मेट में आपने मैक्रो वाली फाइल को सेव कर दिया तो आपका मैक्रो डिसेबल हो जाएगा, मैक्रो कोडिंग उड़ जाएगी सारी। बच्चे काफी गलती करते हैं, दिन में कोडिंग करते हैं, सेव करने के बाद बोलते हैं सर मैंने मैक्रो लिखा था, मैक्रो कहाँ चला गया। मेरे ऐसे दिन में कम से कम 5 कॉल तो आते हैं बच्चे के। तो इसमें ये होता है कि आपने अपने मैक्रो अनेबल वर्कबुक में आप सेव करोगे तभी आपका मैक्रो सेव रह पाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम होती है कि बार बार मुझे यहां से खाए तो 97 पे 2003 या फिर मैक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट करना पड़ता है एवरी टाइम। तो मैं यहां से फिक्स कर सकता हूं, दोनों चीज फिक्स कर सकता हूं। कहां पे? एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन के अंदर में सेव पे यहां से मैं फिक्स कर दूंगा माइक्रो अनेबल वर्कबुक 2003, या फिर
मैं यहां पे नेटवर्क का पाथ डाल दूंगा। आपको पता है आपका फाइल जो है एक्सेल जो है हर 10 मिनट में आपका एक बैकअप लेता है सिस्टम का, मतलब आपके फाइल का, इसको ऑटो रिकवरी बोलते हैं। जब आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट बंद हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, माने कि आपका एक्सेल जो है सिस्टम में गलती के कारण बंद हुआ है, चाहे पावर फेलियर हुआ या फिर हैंग होकर बंद हुआ, तो आपको 10 मिनट तक के फाइल डेटा ही लॉस्ट हो सकते हैं, उसके सारे डेटा आपको बैकअप में आ जाएंगे। सही में भी है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा। अभी मैं आपको इस चीज को प्रूव करता हूँ। मैं एन टास्क के जरिए इस फाइल को बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया ना। अब मैं नया एक्सेल खोलता हूँ। जब आप नई फाइल खोलते हो ना, इस तरह की चीजें आती है ना। हाँ, 7 में 3 में भी आता है, आता है। हो सकता है वहां पे आधे घंटे का हो, इसलिए ना पता चल रहा हो आपको। ठीक है, तो 3 यूज के तो जमाना हो गया, भूल भी गया तेरी ऑप्शन तुम्हें। यूज करते हैं जो डॉट नेट का जो डेटाबेस रख रखा है, ऑरिकल डेटाबेस जो रख रखा है, क्योंकि उसमें एक्सएलएस का फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। जो तुम्हारा इस पे पीएफ का सॉफ्टवेयर चला रहा है, ये पीएफ सॉफ्टवेयर है, उसमें भी 213 है, अपग्रेड नहीं हुए हैं, होता है ना। हम्म, ठीक है। तो सेव किस में आया। अब आ जाती है एडवांस की। एडवांस में कुछ छोटे मोटे चेंजिंग है। ये ये लोकेशन है ना, जब कंट्रोल एस करते हो तो आपको डी ड्राइव ही आएगा सेव, अगर डिफॉल्ट डी ड्राइव में सेव जाएगा, आपको माई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, आप फोल्डर चेंज करने की जरूरत नहीं, जो पाथ यहाँ डालोगे उस पाथ में ऑटोमेटिक चला जाएगा। मतलब वो इसी का लोकेशन खुला हुआ आएगा। ठीक है अब। हाँ, हाँ, समझे। फिर आता है आपका एडवांस। एडवांस में कुछ छोटे मोटे चेंजिंग है, जैसे कि एंटर मारते हो तो आपका कर्सर डाउन जाता है ना, यहाँ से राइट अप लेफ्ट यूज करा सकते हो। हाँ, किसी ने आप मान लो किसी फाइल में आपको ड्रैग नहीं हो रहा है किसी एक्सेल पे, तो यहां से नहीं हो रहा है। अनेबल टू हैंडल द ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, खींच दिया, जैसे मैंने जनवरी के खींचा था, ऐसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब है किसी ने यहाँ से डिसेबल कर दिया है। दूसरा, जितने ये फाइल आप खोलते हो यहाँ दिखता है ना, अब मैं इसको अनचेक कर दूं तो फाइल दिखेगा नहीं नीचे, फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा। ये सब यूज, ये सब चीजों का यूज हम परेशान करने के लिए करते हैं, कोई खास इसका यूज नहीं है। ठीक है, उसके ऐसे ही आपका सीट का हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, सीट के जो नेम है वो नेम यहाँ से हटा सकते हो, जो नेम दिखते हैं ना, सीट टैब कर दोगे तो नहीं दिखेंगे आपको। ऐसे यहाँ पे कॉलम के हैं, कॉलम के इधर हट जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट आप बॉर्डर अप्लाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट कितना क्या आता है, ब्लैक आता है ना। मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, मैं ग्रीन लाइन कलर जो है ना, अब आपका ग्रीन हो गया है, स्काई ब्लू। अब मैं कलर, अगर मैं यहाँ से कोई बॉर्डर अप्लाई करता हूँ ना, तो स्काई ब्लू ही बॉर्डर अप्लाई होगा, ब्लैक नहीं होगा। तो चीजें चेंज कर सकते हो, छोटी मोटी चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर बारी आती है कस्टम की, कस्टमाइज की, सॉरी। अगर एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन, जैसे शुरू में क्या था 2003 में हम यूज करते, 2007 लेके आए, तो बहुत सारे ऑप्शन मिसप्लेस हो गए, हौज पौज हो गए। ये कंडेंसर फॉर्मेटिंग हमें फॉर्मेट में मिलती थी, यहाँ होम पे है। फिल्टर हमें डेटा में मिलता था, यहाँ पे होम पे है। पेस्ट एडिट में था, यहाँ होम पे है। तो काफी ढूंढना शुरू शुरू में काफी दिक्कत हुआ था। आपको भी कोई ऐसा ऑप्शन ना मिले तो आप ऑल कमांड में चले जाइए, यहाँ पे सारे ऑप्शन अल्फाबेट के लिए, जो ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन को से ऑल बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर, ऐड कर दीजिए, हाँ ऐड हो जाएगा। ये चीज आपको ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। एक तरह से शॉर्टकट बनाने के भी काम होता है इसका। अब मैं मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ना कि मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर जाके क्लिक करूंगा। ठीक है, या फिर अल्ट F4 भी दबा दूंगा, तो अल्ट 4 ओनली, नॉट F4। अल्ट प्रेस करते यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है ना, इससे अल्ट 4 इसका शॉर्टकट बन जाएगा।
ऐसे जो मोस्ट यूज कमांड है जिसके लिए अंदर अंदर घुसना पड़ता है आपको, उसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, जैसे पेजेस में पेस्ट वैल्यू का यूज करते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिल्टर का यूज कर रहे हो, फिल्टर के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एल है, बाकी और भी उससे चार्ट है, कोई ऐसे बहुत से ऑप्शन है, उसका सिलेक्ट करके ऐड कर लो, ठीक है। तो एक्सेल ऑप्शन को आप अपने अच्छी तरह से, अपने अच्छी तरीके से आप देखिएगा, उसकी जो सेटिंग्स है, और ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, इसमें कस्टम लिस्ट है उसका यूज करके देखिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज करके देखिएगा, ठीक है। तो एक्सेल सेटिंग के अंदर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्सेल ऑप्शंस के बारे में सेटिंग करने के बाद हम उसका यूज कर सकते हैं। इसमें इंपोर्टेंट आपका डेवलपर टैब था, कस्टम लिस्ट था, फॉर्मूला में भी था, प्रूफिंग भी था, सेव में था। सेव तो आप लोग चेंज कर ही लीजिएगा, इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। इसमें एक और चीज था कि अगर आपने 10 फाइलें खोल रखी है, उसमें से एक फाइल है 500 MB की फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, उसमें से डेटा जस्ट कॉपी पेस्ट करते हो, चाहे डेटा का यूज करके रिपोर्ट बनाते हैं। डेटा फाइल होता है ना, एक कंपाइल कंसोलिडेटेड डेटा फाइल होती है, काफी बड़ी होती है, वो हर 10 मिनट आपका फाइल जो है माने एक से 1.5 मिनट के लिए हैंग कर देता है, नीचे आता है कैलकुलेटर परसेंटेज एवरी 10 मिनट्स में। लेकिन आप उसकी रिकवरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फाइल में एक बार दिन में आप उस पर एडिट करते हो, पूरा दिन उससे जस्ट रिपोर्ट निकाल निकाल के रिपोर्ट बनाते हो। तो उस केस में जब ऐसी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे वो फाइल, जितने फाइल खुले होंगे ना, उसका लिस्ट आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कीजिए और डिसेबल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उस फाइल के ऊपर ऑटो रिकवरी नहीं चलेगा, उस फाइल पे ऑटो रिकवर नहीं चलेगा, ठीक है। इसका यूज कर सकते हो। तो आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर।